जय हिंद प्यारे बच्चों, जेईई एडवांस 2026 का सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 मेरे पास है। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें देखिएगा, आपको बोला है एक डिस्क है। देखो यहां पे बोल रहा है एक डिस्क है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। इसके ऊपर दो और स्मॉलर डिस्क है, ये दिख रही होंगी आपको। इनका रेडियस दे रखा है। तो यहां पे आप नोटिस करें, आपको पता लग रहा है कैपिटल आर इक्वल टू 50 इंटू स्मॉल आर मिल जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये डिस्क इनिशियली कांटेक्ट में है और इतना एंगुलर सेपरेशन है, कुछ रोलिंग कर रही है विदाउट स्लिपिंग। आप देखो, एक इधर रोलिंग कर रही है विदाउट स्लिपिंग ओमेगा से और एक इधर रोलिंग कर रही है विदाउट स्लिपिंग 2 ओमेगा से। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा टाइम जिसके बाद ये डिस्क दोबारा से कांटेक्ट में आएंगी, यानी कि टच करेंगी एक दूसरे को। मैं अब क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए मेन चीज जो अपने को समझनी है वो आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन चीज जो आपको पकड़नी है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो, आपको ये समझना है कि इनिशियली, पहली बात तो देखो उसने बोला हुआ है स्मॉल एंगल्स है, ठीक है, तो मैं इसको यूज करूंगा। मैं देखना इनिशियली केवल जो स्मॉलर डिस्क हैं उनके सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है बिगर डिस्क के सेंटर से, केवल वो लाइनें बनाने वाला। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इनिशियली इन दोनों लाइन के बीच में कुछ एंगल है। इन दोनों लाइन के बीच में एंगल है डेल्टा थीटा। वो आपको कैसे पता लगेगा कि ये लेंथ जो है ना लगभग 2 इंटू स्मॉलर होगी। और ये वाली जो लेंथ है, ये देखो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये लेंथ होगी आपकी 51 इंटू स्मॉल आर। तो आपको पता लग रहा होगा कि इनिशियली इनके बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है वो है 2r अपॉन 51 इंटू स्मॉल आर, यानी 2/15 रेडियन। अब मैं क्या पता है मुझे, ये लाइन इधर रोटेट करेगी कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से, जो मैं निकालूंगा। ये लाइन इधर रोटेट करेगी कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से, जो मैं निकालूंगा। ये दोबारा कांटेक्ट में कब आएंगे? जब दूसरी साइड जाके दोबारा इनके सेंटर्स के बीच में जो लाइन है, सेंटर्स की जो लाइन है उनके बीच में एंगुलर सेपरेशन सेम डेल्टा थीटा है ना, दोबारा से सेंटर्स जो है सेम सेपरेशन 2r पे आ गए। मतलब कि आपको क्या समझना है कि अगर मैं एक लाइन के रिलेटिव दूसरी लाइन को देखूं तो उसने कितना रोटेट करा होगा। देखो, इसने कुछ एंगल रोटेट करा है, इसने कुछ एंगल रोटेट करा है। रिलेटिव एंगुलर रोटेशन कितनी है तुम्हें दिख रहा होगा, 2 पाई में से 2 डेल्टा थीटा माइनस कर दो। यानी बेटा, अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो तुम टाइम ऐसे निकाल सकते हो, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम सेम एज रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? जैसे ये वाली डिस्क है, देखो इसके सेंटर की स्पीड तुमको पता है ओमेगा 1r और इसकी दूरी यहां से तुमको पता है 51r। मैंने यहां पे ओमेगा 1 गलत लिख दिया, सॉरी। मैं बोला था बेटा ओमेगा r और इसकी दूरी यहां से पता है 51r। इसका मतलब ओमेगा 1 हो जाएगा ये स्पीड डिवाइड बाय दूरी, यानी कि ओमेगा बाय 51। ऐसे देखो, इस साइड से इसके सेंटर की स्पीड रोलिंग में आने वाली है ना 2 ओमेगा r, तो ओमेगा 2 हो जाएगा 2 ओमेगा बाय 51। ये वैल्यूज यूज करूंगा। ये वैल्यूज अब अगर मैंने यूज कर ली तो देखना, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू डाल देता हूं और डेल्टा थीटा की वैल्यू डालता हूं, अपना आंसर आ जाएगा। देखिएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ये बेटा हो जा रहा है 3 ओमेगा बाय 51 अपना, इनटू टाइम सेम एज 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा। देखो यहां रहा डेल्टा थीटा, तो 2 डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 51। ठीक है, ये r कैंसिल करती है। मतलब t की वैल्यू आ रही है, आप देखिए यहां से t की वैल्यू आ रही है 51 बाय 3 ओमेगा मल्टीप्लाइड विद 2 पाई माइनस 4/51 या 4/50। ये आंसर आ जा रहा है। अब अगर आप ऑप्शंस देखें यहां से तो देखिए 51 बाय 3 ओमेगा 2 पाई माइनस 4/51, आपका इसमें थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और रेजोनेंस तीनों को एक तरह से मिक्स कर दिया उसने। क्या बोला जरा देखो, बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्किट है
कैपेसिटर है उसमें, ये रहा देखो कैपेसिटर, कॉइल है एक, ये कॉइल है जी, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, इसका एरिया दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई। आप ये भी मान सकते हैं लेंथ बहुत ज्यादा, देखो एरिया के कंपैरिजन में ना, देखो डी स्क्वायर इज वेरी लार्ज, तो आप लार्ज सोलेनॉइड वाले काम कर सकते हैं, इनफाइनाइट वाला, जिसमें कि हम मान लेते हैं कि सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा फिर बोल रहा है देयर इज अनदर कॉइल, ये देखो ये दूसरी कॉइल है जो डॉटेड डॉटेड दिख रही होगी तुम्हें, जिसकी लेंथ हाफ है, क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डबल है। देखो ये भी बोला है एंड्स ऑफ द स्मॉलर कॉइल, ये जो डॉटेड वाली स्मॉलर कॉइल है वो अपने उसके एंड्स एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए गए हैं विद एन कंडक्टिंग वायर, ये देखो यानी इसके एंड्स आपस में कनेक्ट कर दिए गए। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लार्जर कॉइल इज एल, लार्जर कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस एल है। आपसे पूछा जा रहा है इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो बेटा मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूं देखिएगा। मैं पहले ये सोचने वाला हूं कि जब केवल एक इंडक्टर होता था तो हमारी सर्किट इक्वेशन क्या बनती थी। मान लो केवल एक इंडक्टर होता, ठीक है, एसी सर्किट ऐसे V, इसके ऊपर चार्ज है Q माइनस Q, यहां पे करंट है कुछ I, ये L, तो यहां पे हमारी केवीएल इक्वेशन क्या बनती है, अगर आपको ध्यान हो तो यहां पे हमारी केवीएल इक्वेशन बन जाती है V इक्वल टू Q बाय C प्लस L DI बाय dt। और इस केस में फिर हम बोल देते हैं कि 1 बाय रूट LC से रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है यहां पर। लेकिन आपसे पूछ रहा है इस केस में जब इसके साथ साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी है, तो बेटा सोचो इस केस में क्या होगा। मैं इसको, ये जो बिगर वाली कॉइल है उसको बोलता हूं कॉइल 1, और इस वाली कॉइल जो छोटी वाली कॉइल है उसको बोलता हूं कॉइल 2। तो इस केस में क्या होगा, तुम जानते हो कि कॉइल 1 में जो फ्लक्स आ रहा होगा एक तो खुद के करंट के कारण आ रहा है और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण भी आ रहा है। दैट मीन्स कॉइल 1 में जो ईएमएफ आएगी, देखना माइनस डी फाइव बाई डी टी जो ईएमएफ बनती है वो क्या बनेगी, माइनस एल डी आई वन बाई डी टी माइनस एम डी आई टू बाई डी टी। ये तो हो गई कॉइल 1 की ईएमएफ, ठीक है। ऐसे अगर तुम कॉइल 2 की ईएमएफ सोचो, कॉइल 2 की ईएमएफ यहां पे जीरो होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि कॉइल 2 के लिए तुम बोलोगे, देखो यहां दे रखा है ना कि कॉइल 2 के एंड्स जो आपने कनेक्ट कर रखे हैं, तो कॉइल 2 में नेट ईएमएफ जीरो आनी चाहिए। कॉइल 2 में क्या होगा, कॉइल 2 में ये हो रहा होगा, ये जो एल है ना, कॉइल 2 की इंडक्टेंस जो कि मैं एल डैश बोल रहा हूं, इंटू डी आई टू बाई डी टी, ठीक है, I1 I2 इंटरचेंज हो जाएंगे। और कॉइल 2 में यहां पे एम आ रहा होगा तो डी आई वन बाई डी टी आ रहा होगा। दिस इज इक्वल टू जीरो। बेटा दोनों टर्म्स में माइनस माइनस आएगा, दोनों टर्म्स में मैंने हटा दिया, दोनों टर्म्स में उसको प्लस कर दिया। हाँ जी, मैं बोल रहा था, तो बेटा अब देखो ये हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे करूं मैं, इन दोनों में कैसे कंबाइन कर सकता हूं। यहां पे देखो इधर है डी आई टू बाई डी टी की टर्म, उसको मैं केवल डी आई वन बाई डी टी की टर्म बना लूंगा इससे, क्योंकि यहां से मेरे को पता लग रहा है कि डी आई टू बाई डी टी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है, इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल डैश इंटू डी आई वन बाई डी टी। ये वैल्यू उठा के मैं यहां डाल दूंगा। कैसे, अब थोड़ा सा साफ साफ इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, देखना पीयूष भाई, इसमें ना वो हो रहा है, न्यू करने पे वो आ रहा है, समझ रहे हैं। अब सही हो जाएगा, हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। अब देखो कैसे करना है इसको। मैंने दो इक्वेशंस क्या क्या लिखी थी, एक तो मैंने बोला डी फाइव टू बाई डी टी, सेकेंड वाली कॉइल में ईएमएफ जीरो है, तो वहां से तुम्हारा आ गया था एल डैश इंटू डी आई टू बाई डी टी प्लस एम इंटू डी आई वन बाई डी टी इक्वल टू जीरो। मतलब यहां से तुमको पता लग गया डी आई टू बाई डी टी की वैल्यू आ जा रही है माइनस एम बाई एल डैश इंटू डी आई वन बाई डी टी। उसके अलावा पूरे सर्किट से हमने ये इक्वेशन तो लिखी हुई है, V इक्वल टू एल डी आई वन बाई डी टी प्लस एम डी आई टू बाई डी टी प्लस क्यू बाई एस सी। अब मैं क्या चाहता हूं, ये दोनों I1 वाली टर्म्स बना सकता हूं मैं, जल्दी से देखना। पहली बात तो L में क्या आता है बेटा, L में आता है म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, लेंथ इसकी डी है। ये इंडक्टेंस है बिगर कॉइल की।
स्मॉलर कॉइल की इंडक्टेंस कितनी है? स्मॉलर कॉइल की आएगी म्यू नॉट, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2n, एरिया जो इसमें s/2 है और जो लेंथ है वो d/2 है। तुम देखोगे ये भी l के इक्वल है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी बनती है बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस दो सोलेनॉइड्स के लिए क्या बनती है? म्यू नॉट n1 n2, छोटे का एरिया छोटे की लेंथ, यानी कि म्यू नॉट n2n, छोटे का एरिया छोटे की लेंथ, यहां देखोगे ये बेटा बन जाएगा l/2। ये सब बातें अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम नोटिस करोगे यहां पे वैल्यूज डाल के देखो, m की वैल्यू डाल दो l/2 और l' की जगह डाल दो l, तो तुम नोटिस करोगे यहां से तुमको मिल जाएगा di2/dt इक्वल टू -12 di1/dt, ये मिल रहा है। और ये वैल्यू आप उठा के इधर रखो तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे v कितना आ रहा है भाई तुम्हारा? तुम बोलोगे v आ रहा है इक्वल टू l di1/dt, l di1/dt, और यहां देखना di2/dt की जगह ये वैल्यू डालूंगा और उसके सामने m भी है। m कितना था? l/2, तो एक तो यहां से l/2 आएगा और एक यहां देखना हाफ है, तो बेटा यहां बन जाएगा -l/4 di1/dt प्लस q/c। क्या पॉइंट है मेरा पॉइंट यहां पे ये है कि देखो यहां पे di1/dt के साथ कितना बच रहा है? 3l/4, l - l/4 3l/4, और वहां q/c है। इफेक्टिवली ये सर्किट ऐसा बिहेव कर रहा है बेटा कि इंडक्टेंस एसी सर्किट में जिससे रेजोनेंस तुम्हारी बननी है, वो इंडक्टेंस कितनी आ रही है? वो इंडक्टेंस इफेक्टिवली तुम्हारी 3l/4 आ रही है। तो 3l/4 में रेजोनेंस की वैल्यू कब आएगी? तुम जानते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/√LC। तो रेजोनेंस कब आएगा? 1/√L की जगह कर देना 3l/4 इंटू C। अब अपना ऑप्शन चेक कर लो, तुमको दिख ही रहा होगा 2 ऊपर जाएगा। आंसर किससे मैच करना चाहिए? थर्ड ऑप्शन से आंसर मैच कर जाना चाहिए। ये बच्चों तुम्हारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं वो कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से ऐसा जे एडवांस में सवाल आ रखा है, इन्होंने यहां पे बस एक इनिशियल कंडीशन चेंज कर दी है, मतलब कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऐसे कॉर्नर पे रोल कर रहा है और बाउंस ऑफ करे, ऐसा क्वेश्चन जेई में पहले भी आ रखा है। इस बार उन्होंने एक बस इनिशियल कंडीशन ऐड कर दी कि इसको आपने इनिशियली यहां पे स्पीड दे रखी। तो मेरे ख्याल से इस पेपर में अगर देखा जाए तो बाकी सवालों के कंपैरिजन अगर ओवरऑल पेपर का लेवल देखें तो मैं कहूंगा मीडियम डिफिकल्टी का सवाल है। जैसे से पहले पहला सवाल दूसरा सवाल दोनों ही मैं बोलूंगा कि हार्ड डिफिकल्टी के हैं, ये मैं बोलूंगा मीडियम या इजी अप्रोचेबल डिफिकल्टी का। कैसे करेंगे इसको? देखो भाई, बोल रहा है सिलेंडर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। मैं समझता हूं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या होती है। V0 ये इतनी स्पीड दे रखी है, वर्टिकल एज एक आ गया। अब बोल रहा है जिस मोमेंट पे सिलेंडर कांटेक्ट लूज करेगा, यहां पे क्या होगा ना, सिलेंडर ऐसे जब गिर रहा होगा एक टाइम पे बाउंस ऑफ कर जाएगा, उस टाइम पे उसके सेंटर मास की स्पीड बता दो। तो कैसे बताएंगे भाई? देखिए, आप इसको एनर्जी कंजर्वेशन और डायनेमिक्स इक्वेशन दोनों आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। मैं बेटा आपको दिखा रहा हूं केवल वो वाली लाइन जो सिलेंडर के सेंटर को कॉर्नर से ज्वाइन करती है। मान लेते हैं जब वो बाउंस ऑफ करने वाला है तो जो सेंटर वाली लाइन है उसने कुछ एंगल थीटा रोटेट करा। यहां पे हम जानते हैं इसकी इनिशियल स्पीड थी v0, इस टाइम पे इसकी कुछ स्पीड मान लेते हैं v। अब आप जानते हैं ये प्योर रोलिंग है, यानी कि प्योर रोटेशन है अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बेटा इसमें ध्यान रखना, जब तुम काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। वो कितनी हो जाएगी? I अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेना है तो हो जाएगा हाफ 3/2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर या फिर 3/4 mv स्क्वायर। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन और डायनेमिक्स इक्वेशन लगाने वाला हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है ये जो हाइट का लॉस है, ये हाइट का लॉस होगा भाई r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3/4 mv स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 3/4 mv0 स्क्वायर प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी इसने लूज करी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज करी है? mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
यहां से देखो पहली बात तुम्हें मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 4g डिवाइड बाय 3 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1। उसके अलावा बेटा एक और डायनेमिक्स इक्वेशन तो अपने पास है ही, क्योंकि यहां पे अगर इसको बाउंस ऑफ करना है तो नॉर्मल जीरो होना चाहिए। यहां पे देखो ये mg लग रहा है सेंटर मास पे, तो रेडियल डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। इससे पहले तक बाउंस ऑफ होने से पहले तक यहां पे नॉर्मल भी होता है, यहां पे लेकिन नॉर्मल नहीं है ना, तभी बाउंस ऑफ होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में यहां पे आपकी डायनामिक्स इक्वेशन बनेगी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहां से देखो v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है gr cos थीटा। अब बेटा तुमको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर ले। देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो चेक करना मेरे साथ साथ। देखो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा cos थीटा इक्वल टू 1/3, बिकॉज रिमेंबर यहाँ पे बी नॉट स्क्वायर की वैल्यू gr/3 है, और यहां मिलेगा प्लस 4/3 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप देखेंगे इसको सॉल्व करके cos थीटा की वैल्यू बेटा 5/7 आ रही है। और दोस्तों अगर cos थीटा की वैल्यू 5/7 है तो सेंटर मास की स्पीड उस टाइम पे कितनी होगी, ये दे रखिए देखो। तो सेंटर मास की स्पीड उस टाइम पे कितनी होगी, रूट gr cos थीटा, तो कितना आएगा रूट 5/7 gr। ये थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना, सॉल्यूशन में कहीं मैंने रेडियस को कैपिटल आर और कहीं स्मॉल आर लिख दिया है, दोनों एक्चुअली एक ही है। ऑप्शन देख लेता हूं मैं, रूट 5/7 gr यदि देखो तो मेरा सेकेंड ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, बस आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल लो स्पीड कैसे चेंज कर रहा है, और फिर जिस टाइम पे बाउंस ऑफ करेगा, ये तो सवाल हम करते रहते हैं, उस टाइम पे नॉर्मल आपका 0 होना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है एक लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे हैं, उसको एक लिक्विड में डाल दिया आपने। फिर आपसे पूछा जा रहा है पावर इन डायोप्टर्स, उसका वेरिएशन लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कैसे होगा। तो पहली बात मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा एक लेंस या मिरर जब मीडियम में रखते हैं तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पावर की इक्वेशन में आता है। एक लेंस की पावर दी जाती है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि यहां पे NL डिवाइड बाय लेंस की फोकल। अच्छा, लेंस मेकर फॉर्मूला से आप जानते हैं 1/4 फोकल लेंथ कितना होता है, तो उसको अप्लाई कर दो। 1/4 फोकल लेंथ की वैल्यू अगर यहां डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, N फॉर लिक्विड इंटू 1/F में आता है N फॉर ग्लास बाय N फॉर लिक्विड -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। बेटा अब बस मैं वैल्यूज पुट करने वाला हूं इनकी, यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यूज पुट कर देता हूं। एनजी की वैल्यू सवाल ने दे रखी है 10 क्या बोल रहा हूं, 1.5 दे रखी है, हाँ 1.5 दे रखी है। एनजी की वैल्यू 1.5 डाल देंगे तो यहाँ एनएल कैंसिल हो गया, तो 1.5 माइनस एनएल, और ये वैल्यूज कितनी आ जाएंगी आप जानते हैं, 1/20 प्लस 1/20 2/20 सेंटीमीटर में, तो नीचे 2/20 नीचे सेंटीमीटर मीटर में करूंगा तो उसको 10⁻⁻² आ जाएगा, ताकि मेरा आंसर पावर का डायोप्टर में है। तो आप देख पा रहे होंगे इससे 10 का फैक्टर ऊपर और मल्टीप्लाई होना है, तो तुम देख पाओगे बेटा पावर की वैल्यू आ रही है 15 - 10 इंटू NL। ये तुम y एक्सिस पे डालने वाले हो, ये तुम x एक्सिस पे डालने वाले हो, तो क्लियर बात है तुम्हें दिख रहा है नेगेटिव स्लोप, तो ये क्लियरली एक स्ट्रेट लाइन होगी नेगेटिव स्लोप वाली, और आप वैल्यूज डाल के n की वैल्यू 1 पे या फिर पावर 0 कब हो रही है वो सब डाल के चेक कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर मैच करेगा बेटा ऑप्शन 5। जैसे देख सकते हो अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल रहा हूं तो 15 - 10 5 आ जा रहा है ना, देखो यहाँ पे 5 आ रहा है। और पावर 0 कब हो रही है, देखो पावर 0 कब हो रही है, जब ये 0 जाए, यानी n जब 1.5, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख के चेक कर सकते हो, इसी स्ट्रेट लाइन से आपका आंसर मैच कर रहा है, आंसर होगा ऑप्शन बी। पांचों क्वेश्चन देखना बेटा, पांचों क्वेश्चन आपका बोर मॉडल पे डेटा दिया हुआ है आपको, VR के वेलोसिटी रेडियस काइनेटिक एनर्जी हो गई kth ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है कुछ nth ऑर्बिट से कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइमन सीरीज। तो लाइमन क्या होती है, जिसमें आप वापस जाते हैं n = 1 में। तो आपसे पूछा है जैसे फर्स्ट केस में मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है कुछ इस तरह से आ जाना चाहिए h/4π nVn/Rn by माइनस V1/R1। इसको चेक करके बताओ। तो भाई जरा चेक करके बताते हैं। मैं सोचता हूं पहले काइनेटिक एनर्जी में कैसे निकालूंगा, इस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में चाहिए मेरे को, है ना। तो इसमें मैं कुछ ऐसा सोच पा रहा हूं कि ऐसा कर लेते हैं, इसको V/2 इंटू mv कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि mv हम बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन से निकाल सकते हैं ना। mvr होता है nh/2π, तो mv होता है nh/2πr। ठीक है, ये वैल्यू उठा के याद रख दो। तो ये कितना आ जाएगा, V/2 इंटू nh/2πr। तो मतलब मुझे दिख रहा है ये आ रहा है h/4π इंटू nv/r। इसका डिफरेंस लेना है, तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, h/4π nth ऑर्बिट में तो होगा nvn/rn, और लाइमन में आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आएगा, h/4π। ऐसे करता हूं मैं, h/4π कॉमन ले लेता हूं, तो बेटा अंदर बच जाएगा 1v1/r1, और मॉड ले लिया तो मैग्नीट्यूड आपको पक्का पता चल गया। ये देखिए यही आपको गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में, h/4π सब सही है, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड देख लो, बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और यहां पे E²/4ε और नीचे कुछ काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म मेरे को दिखाई दे रही है। तो इसको कैसे करें भाई, डी ब्रॉय वेवलेंथ कैसे निकाले जाए, देखते हैं अब इसको। क्या करना चाह रहा था मैं, हाँ देखना, डी ब्रॉय वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करोगे। तुम जानते हो mv²/r होता है बेटा E²/4πε0r², यानी कि mv² हो जाता है इक्वल टू E²/4πε0r। mv² क्या है, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E²/4πε0r, और क्या है, ये रेडियस का डी ब्रॉय वेवलेंथ से रिलेशन है, क्योंकि तुम जानते होंगे 2πr इक्वल टू n लैम्डा होता है। तो इसका मतलब 2πr अगर n लैम्डा है तो देखो 4πr नीचे लिखा हुआ है, तो 4πr बेटा होगा 2n लैम्डा, नीचे दिख रहा है ना 4πr, उसको मैं 2n लैम्डा कर देता हूं, तो हो गया E²/2ε0 n लैम्डा। यहां से देखिए लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जा रही है, कितनी मिल जा रही है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लैम्डा की वैल्यू मिल जा रही है E²/4ε0 k, ये मिल जा रही है। और अब शायद उसने इन्हीं का तो डिफरेंस पूछा है 4ε0 k, तो बस उसमें n वाला फैक्टर नहीं है, तो मुझे दिख रहा है अगर मैं कॉमन लूंगा E²/4ε0, तो एक तो आएगा 1/n/kn, दूसरा आएगा 1-1/1 इंटू k1। तो मैं देख पा रहा हूं यहां जो n का फैक्टर है वो मेरे ऑप्शंस में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखो यहां पे ऑप्शन तो दिखाई देने रहा, इसका मतलब ये वाला मेरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस इनटू दिस। जो रेडिएशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच करेगी। हाँ भाई, जो फ्रीक्वेंसी है वो देख लेते हैं कितनी आ रही है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी आप किससे निकाल सकते हो कि कितनी एनर्जी एमिट हुई है ना। और आप जानते हैं कि बोर ऑर्बिट में टोटल एनर्जी जो होती है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं Q²/8πε0r से। तो सोचो nth ऑर्बिट में इतनी होती है और फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी होती है, ठीक है, Q²/8πε0r, ठीक है ना बेटा। पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर दोगे तो वो टोटल एनर्जी आ जाती है। तो यहां देखना पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर दिया मैंने, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे वो होगा तुम्हारा h इंटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल, मतलब h इंटू फ्रीक्वेंसी तुम्हारा है बराबर E²/8πε0 इंटू मॉड ऑफ 1/r1 माइनस 1/rn के। तो f कितनी होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, h यहां पे और डिवाइड हो जाएगा। देख लो E²/8πε0h और ब्रैकेट में जरा चेक करें, ऑप्शन में चेक करते हैं E²/8πε0h ब्रैकेट में ये, तो मुझे बात एकदम सही लग रही है, यानी C भी हमारा सही होगा। और D तो मेरे ख्याल से अपने आप गलत हो गया, क्योंकि एक मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा देखो A मैच कर गया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला, अब वो बोल रहा है
टोटल एनर्जी के लिए। तो मैं यदि यहां पे देखूं, इसमें ये तो सेम है, चलो मॉड है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां h/4 पाए, यहां पे h/2 पाए, तो गलत है, क्योंकि आप जानते होंगे बेटा टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है। टोटल एनर्जी सेम एज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। न्यूमेरिकल फैक्टर दोनों में सेम आता है। मेरा मतलब क्या है, अगर यहां 4 पाई आ रहा तो यहां भी 4 पाई आना चाहिए था, इसका मतलब ये गलत है। तुम्हारे आंसर्स होंगे केवल ए एंड सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 प्रोजेक्टाइल मोशन का है, एकदम स्टैंडर्ड जैसे सवाल हम करते हैं एकदम वैसे ही है। देखो सेटअप क्या है सवाल का। पार्टिकल को थ्रो किया है स्पीड v से, एंगल थीटा, ये पास करेगा इस पॉइंट p से, जिसके बारे में तुम्हें एक्स और वाई दिए हुए हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी मान लीजिए। अब आपसे पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट। बेटा आप लोग जानते हो कि अगर ये ऐसे पास कर रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज कर सकते हैं। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता है y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो पहले उसमें क्या बोला है, पहले बोला है अगर थीटा 45 डिग्री हो तो v 5 इतना होना चाहिए। पहले मैं y और x की वैल्यू डाल देता हूं। y1 है, x5 है, तो y1 x5, ठीक है, माइनस x की वैल्यू 5 रखूंगा तो 25g बाय नीचे आएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें एक एक वैल्यूज चेक करो। पहले डाल लो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो बेटा अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डाला तो कितना आएगा, देखना यहाँ पे थीटा 45 डिग्री पे तो 1 हो जाता है। तो मेरा बन जाएगा, देखिएगा ये बन जाएगा 1 इक्वल टू 5 माइनस 25g बाय 2u स्क्वायर कॉस 45 1/√2 होता है, तो कॉस स्क्वायर 45 बेटा हाफ होगा, ठीक है, यहाँ पे हाफ कैंसिल होने वाला, ये 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है ये इधर गया उधर जाएगा 4, तो मुझे दिख रहा है यहां से u स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो u की वैल्यू आ रही होगी 5 इंटू √g/2, ये स्पीड आ रही है। और मेरे ख्याल से यही आपका फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। हाँ बेटा आप देखना, मैं बी ऑप्शन तुम्हें चेक करके बता रहा हूं। बी ऑप्शन में थीटा जब 45 डिग्री है तो पहले आप रेंज निकाल लो। देखो रेंज आएगा u स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। देखना u स्क्वायर तुमने निकाला ही था, ये रहा u स्क्वायर तुम्हारा आया था 25g/4, तो 25g/4 डिवाइड बाय जी इंटू साइन 2 थीटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा 45 डिग्री है। तो देखना यहां से मुझे पता लग रहा है कि रेंज की वैल्यू आ रही है 25/4 मीटर, ठीक है। 25/4 ये कितना होता है, ये कुछ होता है 6.25 हो जाएगा, 6.25 मीटर, विच मीन्स रेंज बाय 2, देखना रेंज बाय 2 आ जाएगा 3.125 मीटर। रेंज बाय 2 क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि रेंज बाय 2 पे बेटा वो मैक्सिमम हाइट पे होता है ना। और देखो रेंज बाय 2 वाली टर्म तुम्हारी 5 मीटर से कम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 मीटर कब आएगा, मैक्सिमम हाइट के बाद। बेटा सी ऑप्शन भी आप ऐसे कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, आपको पता लगेगा कि 5 मीटर सी ऑप्शन में भी मैक्सिमम हाइट के बाद ही आ रहा है। यानी कि अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मैं किस किस को आंसर बोलूंगा। मैंने बोला था मेरा ये तो मैच कर ही रहा है, ऑप्शन ए, ये मेरा मैच कर नहीं रहा। बी ऑप्शन में पार्टिकल रीचेस मैक्सिमम हाइट बिफोर, गलत हो गया। ओ सॉरी, पार्टिकल रीचेस मैक्सिमम हाइट बिफोर सही हो गया, कि मैंने बताया था मैक्सिमम हाइट कहां पे आ रहा था, 3.125 पे, जो कि 5 से कम है। नेक्स्ट में बोल रहा है पार्टिकल रीचेस मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीच, में बोलता है इसमें भी एक्चुअली बिफोर ही आएगा, तो सी वाला गलत हो जाएगा। आप रेंज के फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं, इसमें भी रेंज बाय 2 5 मीटर से कम ही आने वाला है। तो आंसर्स आपके हो जाएंगे ए, बी एंड बी, सी और डी आपके आंसर्स नहीं। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। आपको 3 प्रोसेस दिए हैं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये आइसोथर्मल है, देन बेटा आइसोकोरिक है, एंड देन एडियाबैटिक प्रोसेस है, जैसा हम यूजुअली देखते हैं, स्टैंडर्ड केस है एकदम। मोनोटॉमिक गैस है, कुछ एफिशिएंसी और हीट रिलीज के बारे में आपसे ऑप्शन से पूछा हुआ है, तो एक एक करके बात करते हैं। देखो ऑप्शन ए बोल रहा है V2/V1 8 है, तो हीट रिलीज इन द प्रोसेस BC इज स्मॉलर देन हीट रिलीज एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस AB। मुझको क्या पता है, ये जो साइकिल है ना, देख बेटा मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि इस साइकिल में टोटल वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। क्यू साइकिल मेरा पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला एरिया ज्यादा है, ये वाला एरिया कम। क्यू साइकिल होता है QAB प्लस QBC प्लस QCA होना था, लेकिन CA में तो Q0 एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, तो इनका सम 0 होगा।
इसका क्या मतलब हुआ, QAB इज मोर देन माइनस QBC, यानी जितनी हीट उसने AB में अब्सॉर्ब करी है, BC में जो रिलीज हुई उससे वो ज्यादा है। AB में अब्सॉर्ब ज्यादा करी, जरा देखो यहां पे BC में जो रिलीज करी वो स्मॉलर है AB से, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सेकंड देखो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V2 by V1 ईटा डज नॉट डिपेंड। ईटा क्या है, इस साइकिल की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा मैं, जरा देखता, कोशिश करता हूं इसको निकालने की। बेटा एफिशिएंसी के लिए मान लो मैं इसके ग्राफ को ऐसे सोचूं कि स्टार्टिंग टेम्परेचर कुछ मान लेता हूं T0, ठीक है, ये मान लेता हूं कुछ T0, ये तो A और B पे सेम ही रहेंगे। C पे कुछ टेम्परेचर मान लेता हूं T। अच्छा, वॉल्यूम आपको याद ही होगा, यहां पे वॉल्यूम है जी V2, यहां पर वॉल्यूम है जी V1। एफिशिएंसी निकालनी, कैसे निकालो एफिशिएंसी? एफिशिएंसी होती है W अपॉन Q पॉजिटिव। बेटा वर्क डन निकालना है साइकिल का, पहले A से B में निकालते हैं। A से B में वर्क डन होगा nRT0 ln V2 by V1, यही वर्क डन होगा A से B में, यही Q होगा। इनफैक्ट मैं ऐसे ही करता हूं, मुझे वर्क डन निकालना साइकिल में, तो वर्क डन इन साइकिल इज सेम एज Q साइकिल, मैं Q साइकिल निकाल देता हूं। ये इसका Q हो गया, इसका Q क्या है, यहां देखना, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में Q कितना होता है, NCV, CV हो गया बेटा 3R/2 इंटू टेम्परेचर का चेंज। ये आपका इसका Q ऐड हो गया, इसमें तो Q 0 है, तो टोटल Q हो गया। टोटल Q क्या होता है, वर्क डन के इक्वल, यानी ये तुम्हारा वर्क डन इन द साइकिल हो गया, डिवाइड बाय Q पॉजिटिव। बेटा Q पॉजिटिव केवल इसमें आएगा, इसमें Q नेगेटिव है, इसमें Q 0 है, तो Q पॉजिटिव केवल ये वाला लेना है, यानी ये वाला लेना है तुम्हें nRT0 ln V2 by V1। तुम देख पा रहे होगे, एक तो रेशियो वाले टर्म्स है, उसके अलावा T और T0 के टर्म्स है। अगर मैं T और T0 को रिलेट कर पाऊं, बेटा T और T0 को रिलेट कर पाऊंगा यहां से, क्योंकि ये देखो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन लगा देता हूं, मैं बोलूंगा टेम्परेचर इंटू V2 की पावर 2/3 इक्वल टू टेम्परेचर इंटू B की पावर 2/3 V1 की पावर 2/3। यहां से तुमको दिख रहा होगा टेम्परेचर इक्वल टू T0 इंटू V1 बाय V2 की पावर 2/3। ये टेम्परेचर की वैल्यू उठा के यहां डाल देता हूं। आप नोटिस करेंगे टेम्परेचर की वैल्यू उठा के वहां डाल दूंगा तो सारे टर्म्स में nRT0 मेरा कैंसिल हो जाएगा, और nRT0 कैंसिल करने के बाद क्या क्या बचेगा देखिएगा, ऊपर बचने वाला है केवल ln ऑफ V2 by V1 माइनस, यहां से क्या बचेगा देखिएगा 3/2, अंदर बच रहा होगा, ये बच रहा होगा, ठीक है ना, T0 तुमने क्योंकि कैंसिल करा है, तो तुम्हारा बच रहा होगा अंदर V1 by V2 की पावर 2/3 -1, ये बच रहा होगा, डिवाइड बाय नीचे क्या बच रहा होगा, nR2T0 गया ln ऑफ V2 by V1। पॉइंट ये है, आप देख पा रहे हैं कि T0 वाली टर्म्स कैंसिल हो चुकी है, यहाँ पे केवल V1 और V2 के रेशियो पे डिपेंड करता है। तो इसने बोला है फॉर अ गिवन वैल्यू इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये इसने सत्य बात बोली है, सही है बात। थर्ड ऑप्शन, अगर V2 by V1 8 है तो टेम्परेचर ऑफ द गैस एट A इज 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ गैस एट C। इन दोनों के टेम्परेचर में रिलेशन, बेटा मैंने तुम्हें इन दोनों के टेम्परेचर में अभी भी रिलेशन दिखाया था, T0 इंटू V1 की पावर 2/3 इक्वल टू T इंटू V2 की पावर 2/3, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर एट A पूछ रहा ना, तो ये बेटा टेम्परेचर A पे, ये A पे लगा रहा हूं और ये C पे लगा रहा हूं, तो तुम देखोगे A का जो टेम्परेचर है वो क्या आएगा, C का टेम्परेचर इंटू V2 by V1 की पावर 2/3, और V2 by V1 उसने बोला हुआ है, कितना बोला हुआ है, 8 बोला हुआ है, 8 की पावर 2/3 करूंगा मैं 4 ही आ जाएगा, यानी इक्वल टू 40 आ जाएगा। ये भी तुम्हारा सत्य है, सही बात, ABC करेक्ट हो चुका है। लास्ट, अगर V2 by V1 8 है तो बोल रहा है प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर इज 4 टाइम्स द प्रेशर एट B। बोल रहा है A का प्रेशर B के प्रेशर से 4 गुना है। ये बेटा साफ साफ गलत हो गया, क्योंकि तुम जानते हो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स होते हैं, तो अगर वॉल्यूम 8 गुना हुआ होगा तो प्रेशर भी 8 गुना कम हो गया होगा, यानी इसे बोला ना 4 टाइम्स, ये गलत है, 4 टाइम्स नहीं होगा, ये एक्चुअली होगा 8 टाइम्स, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत है। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ईएम वेव्स का एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्या क्या बोला जरा देख लीजिए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, आपसे पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी। तो पहले आपसे पूछा हुआ है यहां पे वेव कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो वो तो मुझे यहां से देख के पता लग जाएगा। मुझे यहां से देख के पता लग रहा है
कि वेव की ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है -3 j कैप -4 k कैप, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक्चुअली क्या होना चाहिए k डॉट r, और k से तुम्हारे डायरेक्शन पता लगती है, तो ये तुम्हारी डायरेक्शन बता रहा है। इसका देख लो यूनिट वेक्टर अगर निकालूंगा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड से, और मेरे ख्याल से वही डायरेक्शन है, तो वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, ये बात मेरी करेक्ट हो गई। बी ऑप्शन देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर, वही के वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है यहाँ पे 3 और 4 का, यहाँ पे तुम देख लो, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं यहीं पे निकालने लगूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड बन रहा है बेटा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो जाता है 5, नॉट 0.5, तो बी गलत है। ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है, ओमेगा कैसे निकालें बेटा, ओमेगा बाय के से स्पीड पता लगती है, ओमेगा बाय के से स्पीड पता लगती है जो कि है 3 × 10⁸, लेकिन के की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने बताया के की वैल्यू 5 आ रही है मैग्नीट्यूड में, तो ओमेगा बाय 5 आ जाएगा 3 × 10⁸, विच मीन्स ओमेगा की वैल्यू आ रही होगी 1.5 × 10⁹ पर सेकेंड या रेडियन पर सेकेंड। आप देखो यहां पे सी ऑप्शन इससे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट में बोला है मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस वेव इज गिवन बाय, ये जो ऑप्शन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है B0 वो होता है E0/c, पहली बात, तो ये E0 था, एक तो C से डिवाइड करना है, तो E0/c तो हो गया। अंदर तुम जानते हो सेम आएगा, फेस सेम होता है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आप लोग जानते हैं ऐसा रिलेशन होता है ना, अगर वेव जा रही है इस डायरेक्शन में k वेक्टर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है y डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड आता है आपका z डायरेक्शन, मतलब कि b वेक्टर की डायरेक्शन किससे पता लगती है, b वेक्टर की डायरेक्शन पता लगती है आपकी k क्रॉस e से, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्रॉस विद इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या था तुम्हारा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन था तुम्हारा -3j -4k/5। इसका जरा क्रॉस प्रोडक्ट लेना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है यहां पे देखना, आई कैप। क्या बचेगा देखिए, पहले आएगा j क्रॉस i, माइनस में j क्रॉस i, तो माइनस में j क्रॉस i आ जाता है बेटा k कैप, तो एक तो आ जाएगा 3k कैप। फिर देखना आएगा k क्रॉस i आता है j कैप, तो -4j कैप डिवाइड बाय 5, ये यूनिट वेक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखें जरा मैग्नेटिक फील्ड का 3k - 4j, यहां पे देखो उल्टा आ रहा है 4j - 3k, तो डी तुम्हारा आंसर नहीं होगा, यानी कि तुम्हारे आंसर्स होंगे ए एंड सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऑसिलेशन का सवाल है, आपको बोला है एक टैंक में 2 लिक्विड्स हैं, एक रॉड डाली हुई है, रॉड को हमने रोटेट किया, थोड़ा सा छोड़ दिया, आपसे पूछा इसका टाइम पीरियड बता दीजिए। तो बहुत आसान है, आप बस ये निकालो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है भाई कि अगर रॉड को मैं थोड़ा सा टर्न कर दूंगा, ठीक है, ऐसे करते हैं कि फ्रेश बोर्ड पे कर देता हूं, पढ़ तो लिया हमने सवाल, फ्रेश बोर्ड पे कर देता हूं। तो मैं बोला था मान लो रॉड मैंने ड्रॉ करी, ऐसे थोड़ा सा घुमा देते हैं, ऐसे घुमा दिया कुछ एंगल थीटा पे, तो टॉर्क कितना लग रहा होगा देखना। टॉर्क मैं कैसे बता सकता हूं, मैं जानता हूं कि इसको 2 हाफ में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। नीचे वाले हाफ पे ध्यान दो बेटा, नीचे वाले हाफ में अगर तुम सोचो, नीचे वाले हाफ में ऊपर की तरफ होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी 6 रो की वजह से v/2 × g, v पूरी रॉड की वॉल्यूम, तो नीचे वाली वॉल्यूम v/2 होगी, जबकि वेट जो नीचे लग रहा होगा, रॉड की डेंसिटी कितनी है, रॉड की डेंसिटी देखो रो है, जबकि वेट जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा रो v/2 × g। मेरा मतलब क्या है, नीचे वाले हाफ में इफेक्टिवली अपवर्ड फोर्स लग रही है 5 रो v/2 × g, ठीक है, 6 में से ही वाला माइनस कर दे, बॉयंसी में से वेट माइनस कर दे। ऐसे ही ऊपर वाले में देखोगे तो 2 रो में से रो माइनस हो रहा होगा। अगर ये बातें तुमको समझ में आ गई तो तुम देखोगे रीस्टोरिंग फोर्स के लिए तुम ऐसा कर सकते हो, 2 वेक्टर बना दो बस, एक यहां बना देना, एक यहां बना देना, वैल्यूज क्या होंगी देखिएगा। ऊपर वाला पहले लिख रहा हूं, ऊपर वाला तुम्हारा होगा रो वॉल्यूम g/2, जो कि अगर तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा, रो वॉल्यूम g तो रॉड का वेट हो जाता है, तो ऊपर वाली तुम्हारी होगी mg/2, ठीक है, जबकि नीचे वाली क्या होगी, नीचे वाली होगी 5 रो vg/2। अच्छा, इसमें मैंने सॉरी एक गलती कर दी बेटा, मैंने गलती कर दी, सही कर दिया, हाँ सही किया, मैं एक्चुअली भूल गया था
कि रो रॉड की डेंसिटी है लिक्विड की, लेकिन रो रॉड की डेंसिटी है तो सही है। यहां पे 5 रो वीजी बाय 2, तो इसका मतलब आ जाएगा 5/2 इंटू एम जी। अब टॉर्क निकाल लो, देखना टॉर्क, नोटिस करो ये डिस्टेंस है तुम्हारी L/2, ये एंगल ले लो थीटा, तो टॉर्क क्या आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। इस वाली फोर्स की वजह से ये डिस्टेंस लेनी है L/2 sin थीटा, तो नीचे वाली फोर्स की वजह से तुम लिखोगे 5 mg/2, ये तो फोर्स हो गई, इंटू L/2 sin थीटा, छोटे एंगल के लिए थीटा। ऊपर वाले के लिए देखना ये L/2 L/4, तो ये टोटल डिस्टेंस 3L/4 होगी, तो ऊपर वाले के लिए लिखोगे फोर्स तो है तुम्हारी mg/2 इंटू 3L/4 sin थीटा। हाँ, तो देखो रीस्टोरिंग टॉर्क लिख रहा हूं। रीस्टोरिंग टॉर्क में बेटा ये तो हो गए इफेक्टिव फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है, वेट हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। फिर टॉर्क लिखा, टॉर्क में मुझे क्या पता है, फर्स्ट वाले हाफ की लेंथ है L/2, तो उसका सेंटर मास आ गया L/4 पे, तो यहां पे देखना फोर्स इंटू लेवर आर्म, लेवर आर्म में एक मैंने यहां गलती कर दी, उसको करेक्ट करता हूं, L/4 होना चाहिए। उसके अलावा ऊपर वाले पार्ट के लिए फोर्स इंटू लेवर आर्म। आप देखोगे ये टोटल कितना आ जा रहा है, देखो 5/8 3/8, तो 5/8 और 3/8 8/8 हो गया बेसिकली, तो तुम देखोगे ये बेटा आ जाएगा mgl थीटा ही आ जाएगा। दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं रीस्टोरिंग टॉर्क वाली इक्वेशन से, अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना मैं यहीं से निकाल दूंगा, मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू d² थीटा बाई dt² इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, तो माइनस mgl थीटा। आप लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का एंड पे ml²/3 होता है, इंटू d² थीटा बाई dt², दिस इक्वल टू माइनस mgl थीटा आ जाएगा। और देखोगे यहां से तो d² थीटा बाई dt² की वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास माइनस 3g/l इंटू थीटा। अब बेटा टाइम पीरियड आ जाएगा, या जो भी उसने पूछा, क्या पूछा उसने टाइम पीरियड ही पूछा है, तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड होगा जी 2π√L/3g, ये आएगा। इसमें मेरे ख्याल से उसने बाहर एक न्यूमेरिकल, जी हाँ, इसमें देखो लिखा हुआ है 2π√L/g और बाहर एक नंबर है, तो ऑब्वियसली अपना नंबर क्या होना चाहिए, √3। तो आपसे वो नंबर की वैल्यू पूछी है, तो आप बोलेंगे नंबर आपका होगा √3, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना, तो 1.73 दे देना। चलो आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। कार्नो साइकिल का सवाल है, एक के बाद एक कार्नो साइकिल दे रखी है, बहुत आसान है, आपको बस ये इंश्योर करना है कि देखो यहां पे दिया हुआ है 5 कार्नो इंजन है, सबकी एफिशिएंसी सेम है। तुम जानते हो एफिशिएंसी डिपेंड करता है सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे। इसका मतलब क्या है ना, कि अगर ये मान लो T0, तो ये होना चाहिए क्या, तुम देखो एफिशिएंसी कैसे आते हैं, एफिशिएंसी आती है 1 माइनस T1/T0 से। तो देखना यहां पे T1 की वैल्यू होगी T0 इंटू 1 माइनस ईटा, तो इसकी वैल्यू होगी T0 इंटू 1 माइनस ईटा। ऐसे नेक्स्ट वाले की T0 इंटू 1 माइनस ईटा का होल स्क्वायर, ये चलता जाएगा। तो 5वें का क्या होगा, T0 इंटू 1 माइनस ईटा की पावर 5। आप जानते होगे बेटा कार्नो में ये सब मैटर नहीं करता, केवल सोर्स और लास्ट वाले सिंक का टेम्परेचर मैटर करता है, उसी से एफिशिएंसी आ जाती है। तो आपसे बोला है इसकी नेट एफिशिएंसी है, तो भाई नेट एफिशिएंसी क्या होने वाली है, नेट एफिशिएंसी हम जानते होने वाली है 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर बाय सोर्स का टेम्परेचर। तुमको दिख रहा होगा सिंक बाय सोर्स कर दे रहा हूं, तो ये बच जा रहा है 1 माइनस ईटा की पावर 5। और ये सवाल के हिसाब से कितना है, 211/243। सॉल्व कर लो तो मुझे पता चल जाएगा 1 माइनस ईटा की पावर 5 कितनी आ रही है, 32/43। बेटा इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 माइनस ईटा तुम्हारा आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 2/3, यानी ईटा तुम्हारा आ जा रहा है 1/3 या फिर डेसिमल में 0.33। ये आपका आंसर होना चाहिए। बच्चों हम क्लास में बार बार कराते हैं, चीज बताते भी हैं, कार्नो की मेन चीज क्या है कि टेम्परेचर रेशियो से उसकी एफिशिएंसी आती है, ठीक है, लेकिन सारे रिवर्सिबल इंजन्स की एफिशिएंसी केवल सोर्स और सिंक पे डिपेंड करती है। बीच का मामला क्या है वो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, सीधा लास्ट इनिशियल फाइनल टेम्परेचर से नेट एफिशिएंसी निकाल सकते हो। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। ऐसे सवाल हम लोग क्लास में करते रहते हैं, HC1 में भी मेरे ख्याल से सवाल है, 2 रिजर्वायर्स हैं, बीच में कुछ कंडक्शन हो रही है, बोल रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितने में हाफ हो जाएगा, वैसा ही है।
देखो बोल रहा है कंटेनर है थर्मली कंडक्टिंग बट इमूवेबल पार्टीशन, यानी कि ये वाला जो है ये कंडक्टिंग है लेकिन इमूवेबल है। मतलब क्या हुआ, इस वाली गैस के लिए आइसोकोरिक प्रोसेस होने वाला है। नेक्स्ट, दूसरी साइड फ्रीली मूवेबल बट थर्मली इंसुलेटेड पिस्टन है P2, यहां पे ये मूव कर सकता है। यहां पे कुछ कंडक्टिविटी है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। आगे क्या बोला है भाई, ईच कंटेनिंग 1 मोल ऑफ वन एटॉमिक गैस, दोनं में 1 मोल है। पिस्टन P2 को बोल रहा है इस तरह से मूव करेगा कि हमेशा ये वाले पार्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब इसका प्रोसेस आइसोबारिक होने वाला है, ठीक है। बात क्या होगी ना, सीवी पता लग गया तुम्हें। उसके बाद बोला है अभी टेम्परेचर डिफरेंस T0 है, कितने टाइम बाद T0/2 हो जाएगा। बेटा जल्दी से, क्योंकि इसमें अब ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमें सोचना पड़े, जल्दी से इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं, दिखाता हूं तुम्हें कैसे करना चाहिए मैं इक्वेशन सेटअप। हम बोलेंगे कि एक साइड है मान लो टेम्परेचर T1, इस साइड है बेटा जैसे टेम्परेचर T1, इस साइड मान लेना टेम्परेचर T2। तो तुम क्या बोलते हो कि मान लो ये हीट कुछ ऐसे ट्रांसफर करते हैं, हम मान रहे हैं कि T1 इज मोर देन T2, हीट ऐसे ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें से हीट निकली है ना फर्स्ट वाले में से, तो तुम बोलोगे माइनस dq इक्वल टू n cv dt1, दूसरे को मिली है प्लस dq इक्वल टू n cv dt2। तो इससे तुम्हें एक तो dt1 और cv नहीं, सॉरी बेटा ये यहां पे cp होगा सेकंड वाले में, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है। इससे एक तो तुम्हें dt1 और dt2 में रिलेशन पता लग रहा है। देखो इन दोनों को अगर तुमने इक्वेट कर दिया तो तुम्हें पता लग गया होगा कि 5 इंटू dt2 इक्वल टू -3 इंटू dt1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि cv में 3r/2 आएगा और cp में 5r/2 आएगा। अच्छा ये तो है T1 T2 की बात। व्हाट अबाउट टेम्परेचर डिफरेंस? अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस लिखाऊं तुम्हें, मैं बोलूंगा डेल्टा टी होता है T1 माइनस T2। तो डेल्टा टी में कितना फर्क आएगा, डी ऑफ डेल्टा टी। बेटा डी ऑफ डेल्टा टी हो जाता है डी ऑफ T1 माइनस डी ऑफ T2। किसी एक के टर्म्स में लिख लो, देखो dt2 का लिख दो -3/5 ये, तो यहां पे देखना आ जाएगा dt1 प्लस 3/5 इंटू dt1, ये हो जाएगा 8/5 इंटू dt1। ये तुम्हारा डी ऑफ डेल्टा टी। अब बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि तुम्हें कंडक्शन की इक्वेशन पता है, तो तुम बोलोगे कि रेट ऑफ डिलीवरिंग हीट dq/dt इज सेम एज k एरिया बाय x। देखो k एरिया बाय x, एरिया a है, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि डेल्टा टी। और अब तुम क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू dq की वैल्यू किसी एक के टर्म्स में लिख दो, मान लो आप dt1 के टर्म्स में लिख दो, तो आ जाएगा -n cv dt1, लेकिन dt1 की वैल्यू होती है 5/8 डेल्टा टी, तो यहां देखिएगा इंटू 5/8 डेल्टा टी डी ऑफ डेल्टा टी इक्वल टू सामने मेरा KA/x इंटू डेल्टा टी। करना क्या है आपको, इसको सॉल्व करना है, ये बताने के लिए कितने देर में टेम्परेचर डिफरेंस हाफ हो जा रहा है। मैं जल्दी से अब इसकी इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देता हूं। देखो यहां पे यदि सॉल्व करूंगा तो मेरे ख्याल से मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डी ऑफ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 5/8। इसके अलावा देखिए n तो 1 है, ठीक है, cv में 3r/2 आना है, cv में 3r/2 कर देता हूं, और कुछ बचा भाई, और कुछ यहां पे ऊपर जाएगा x, नीचे आएगा k एरिया, दिस इज इक्वल टू सामने आ जाएगा डी ऑफ स्मॉल टी। हाँ nrx/k एरिया ना। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। देखो इसको अगर आप सॉल्व कर दो तो आप बोले कि टाइम आने वाला है, देखना डी ऑफ डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, और रेशियो क्योंकि हाफ होना है यहां से, तो ln2 आ जाएगा। तो ln2 आ रहा है, और क्या आ रहा है नंबर से, 5 इंटू 3 15 आ रहा है ऊपर, नीचे कितना आ रहा है देखिए 8 इंटू 2 16 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय XR/K एरिया, ठीक है। XR/K एरिया के साथ क्या क्या मल्टीप्लाइड है, 15, नीचे 16, और ln2 जो यहां से आएगा इंटीग्रेशन से। इनकी वैल्यू चाहिए मेरे को, ये बेटा नीचे 16 है,
तो निकाल देता हूं इसकी वैल्यू कितनी, मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इसकी, उसने बोला हुआ है ln2 की 0.7/60। देखिए यहां दिया हुआ है, बिल्कुल, तो बस वो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और 15 इंटू 0.7 डिवाइड बाई 60, देखिएगा इससे ये आंसर आ जाता है, ये बेटा नियरली 0.66 आ जा रहा है, वही आपका आंसर होना चाहिए। आजा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको बोला है कुछ यहाँ पे हॉलो कोन है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे घुमा रहे हैं, आपसे पूछा है कोन पे अगर एक चार्ज है, ठीक है जी, तो आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 0,0,z, जहां पर कि z बहुत ज्यादा है रेडियस से और हाइट से, ये दिया हुआ है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। तो बेटा मुझे इसको करने का सिंपल तरीका नजर आ रहा है कि मैं जानता हूं रोटेटिंग चार्जेस बेसिकली करंट की तरह बिहेव करते हैं। बहुत दूर अगर निकालना है तो करंट को आप एक स्मॉल डाइपोल की तरह मान सकते हो, ठीक है, करंट लूप है उसको स्मॉल डाइपोल की तरह मान सकते हो, डाइपोल का फॉर्मूला लगा सकते हो, वही करने वाला हूं। अब डाइपोल बनाने के लिए मुझे पता है कि ये जो कोन है ना, इसमें जितना भी चार्ज है बेटा, अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहता हूं तो मैं मान सकता हूं कि सारा का सारा, आप ऐसे मानो ऐसे प्रोजेक्शन करके मैं मान सकता हूं सारा का सारा एक डिस्क पे है जिसका रेडियस है आर, आप उसी से निकाल दो मैग्नेटिक मोमेंट, वही मैग्नेटिक मोमेंट इसका आने वाला है। तो मैं कर दूंगा, देखो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मैं बोलूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मुझे ये पता है म्यू बाय एल इक्वल टू कुछ क्यू बाय 2m होता है, तो म्यू की वैल्यू होगी, डिस्क का लिख दूंगा मैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, डिस्क का कितना हो जाएगा, अगर यहां मैं डिस्क बनाता एक तो डिस्क का हो जाता है mr²/2 इंटू ओमेगा, वो m कैंसिल कर देना, तुम पाओगे कि मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा आना चाहिए q ओमेगा r²/4। बेटा ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट की तरह काम करेगा। अब इस डाइपोल मोमेंट का मुझे फील्ड निकालना है एक्सिस पे, तो एक्सिस पे फील्ड कैसे निकालते हैं, एक्सिस पे फील्ड निकालते हैं μ0/4π, ठीक है, वहां पे आता था 2kp/r³ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू μ0/4π इंटू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन डिस्टेंस का क्यूब यानी z3। अब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू और डाल दो, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू में डालूंगा तो मुझे दिख रहा है 2 4 4 यहाँ पे, तो केवल न्यूमेरिकल फैक्टर पूछा है, अच्छा तो न्यूमेरिकल फैक्टर हाफ का आ जाएगा, क्योंकि देखना बाकी सब तो सेम है, मुझे दिख रहा है 2 4, समझ रहे हो, ये 2 कैंसिल हुआ तो 2 यहाँ बचा और 4 यहाँ पे, तो ओवरऑल 1/8 आ रहा है, जबकि यहाँ 1/4 तो दिखाई दे रहा है, तो n तुम्हारा हाफ होना चाहिए, तो क्लियरली तुम्हारा आंसर आना चाहिए हाफ इंटू ये जो भी लिखा हुआ है μ0 q r² ओमेगा बाय 4π/z3। तो सवाल ने पूछा है वो n क्या होना चाहिए, तो n होना चाहिए बेटा हाफ, यानी वह n होना चाहिए 0.50, ये आपका आंसर आएगा। बच्चों अब देखो मैच द कॉलम में क्वेश्चन नंबर 13 आपका इंटरफेरेंस का सवाल है, इंटरफेरेंस और पाथ डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट। आपको बोला हुआ है ये 4 कॉन्फ़िगरेशन है ऐसी, एक तरफ सोर्स दूसरे तरफ डिटेक्टर, तुम जैसे पहला वाला ऑप्शन देख रहे हो तो तुम्हें 2 रास्ते दिखाई दे रहे होंगे बेटा, एक तो ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है, ठीक है। आपको क्या बोला है, दोनों से ही अगर हम करवाना चाहते हैं मैक्सिमा, तो जो लेंथ L है इसकी उसने शायद पूछी है पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यूज, तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, मैं 1 2 करके दिखा देता हूं, बहुत आसान है। जैसे बेटा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में क्या है, एक सेमी सर्कल और एक स्ट्रेट पार्ट ऐसे है ना, ठीक है, और ये मान लो L है, तो तुम समझ गए होगे इसका रेडियस अगर r माना जाए तो 2r तुम्हें L दे रखा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ होगी πr जो कि दिख रही है πl/2 है। इसका मतलब तुम्हारा डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है πl/2 माइनस l, और मैक्सिमा के लिए डिफरेंस कितना होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा के, तो l की वैल्यू क्या आ रही है, l लैम्डा अपॉन π/2 माइनस 1। देखो l की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो n तो हमेशा 1 ले लेना, ये तो 1 लेना, और लैम्डा तुम्हारा 0.29 है, तो क्या आ जाएगा 0.29 अपॉन π/2 माइनस 1। देख π/2 होता है कुछ 1.57, 1.57 माइनस 1 नीचे आ रहा है 0.57, तुम लोगों को दिख रहा होगा ये लगभग 30/60 यानी लगभग हाफ आ रहा है, तो हाफ के आसपास होगा, हाफ के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तुमको दिख रहा होगा थर्ड वाला 0.51, तो बेटा ये पक्का 0.5 से मैच कर रहा होगा, P मैच कर रहा होगा 3 से, P मैच कर रहा है 3 से, तो इन दोनों में से कोई हो गया। अब इन दोनों में से ऐसे तुम बेटा Q के लिए कर लोगे, R के लिए, S के लिए, ठीक है, तुम्हें पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा के इक्वल कर देना। लेकिन यहां पे अगर मुझे जल्दी से करना है तो नोटिस कर रहा हूं मैं Q4 तो दोनों में मैच कर रहा है,
R1 R5 S2 दोनों में मैच कर रहा है, तो मुझे R बस चेक करना चाहिए। अब मैं R चेक कर लेता हूं। R कहां पे है? यहां पे देखिए, R चेक करूंगा तो ये मुझे स्ट्रेट पार्ट दिख रहा है, इसमें स्ट्रेट और सेमी सर्कल दोनों दिख रहे हैं। चलिए R चेक कर लेके देख लेते हैं। R कैसे होगा भाई? मुझे ऐसा डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक ऐसे ऐसे, सोर्स यहां, डिटेक्टर यहां, और फिर यहां मुझे सेमी सर्कल दिखाई दिया। ये L है, ये L है। तो देखना, एक तो रास्ता तुम्हारा ये वाला है जिसकी लेंथ L है, एक ये वाला रास्ता है, इसकी लेंथ कितनी आएगी L के टर्म्स में? ये तो L हो गया। ये देखो, ये जो सेमी सर्कल है बेटा, इसका डायमीटर ये है, यानी डायमीटर कितना है? √2 है। तो रेडियस कितना होगा? L/√2, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी? πr, यानी कि πL/√2 होगी इसकी लेंथ। तो तुम क्या बोलोगे अब की बार? पाथ डिफरेंस क्या आएगा अब की बार? देखो तुम्हारा पाथ डिफरेंस आएगा πL/√2 सेमी सर्कल वाला पार्ट प्लस स्ट्रेट पार्ट L में से माइनस क्या करना है? ये L। ये कितना होना चाहिए? लैम्डा के इक्वल। इसका मतलब L की वैल्यू क्या आएगी? L की वैल्यू आएगी √2/π इंटू लैम्डा। वैल्यूज डालिएगा, √2/3.14, ये बेटा 0.29। मुझे क्या दिख रहा है? एक मिनट के लिए मान लेता हूं 0.3 और 3, मुझे दिख रहा है ये कुछ है 0.1। 0.1 को 1.4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 0.14 से थोड़ा कम आएगा। 0.14 से थोड़ा कम, तो मैं देख पा रहा हूं बेटा ये मैच करना चाहिए इससे, 5 से। तो क्लियर बात है मेरे लिए, आंसर कौन सा होना चाहिए? R मैच कर रहा है 5 से, तो आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन डी। आप चाहे तो ऐसे ही Q और S भी चेक कर सकते हैं। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थियोरेटिकल है, आप 2-3 भी जानते होते हैं इसमें, तो मेरे ख्याल से बड़े आसानी से मैच कर सकते हैं। आई थिंक पेपर 1 का सबसे आसान इसी को बोला जाएगा, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप डायरेक्टली सॉल्व कर दो। जो चीजें आपको पक्का पता होनी चाहिए, मुझे दिख रहा है जैसे रेनबो, ये तो सबको पता होगा। रेनबो किस लिए होता है? अंदर पहले डिस्पर्शन होती है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, ये इससे पक्का मैच करेगा। डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन में होता है, यहां पे तुम देखो तो ये पक्का तुम्हारा डिफ्रैक्शन से मैच कर रहा होगा। पार्शियली पोलराइज्ड सनलाइट, बेटा ब्रूस्टर्स कंडीशन की बात कर रहा है। ब्रूस्टर्स कंडीशन की बात कर रहा है, तो वो हो जाएगी TIR वाली। TIR क्यों बोल दिया मैंने बोला है ब्रूस्टर्स कंडीशन। ब्रूस्टर्स कंडीशन वो हो जाएगी आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स इन दी एटमॉस्फेयर, इससे मुझे मैच करना चाहिए था। और ये क्या है? कलरफुल स्काई। तो कलरफुल स्काई कैसे आ रहा है? एमिशन ऑफ, ये मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा एरो बना दिए, एरो नहीं बनाता हूं, उसकी जगह सिंपल तरीके से काम करता हूं। मैं बोल रहा था कलरफुल स्काई ये मैच करेगा 5th से, रेनबो मैच करेगा मेरा 1st से, ठीक है। डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मैच करेगा मेरा 3rd से। आप वैसे तो यहीं आ गया होगा। पार्शियली पोलराइज्ड, अगर तुम्हें कंफ्यूजन होगी तो वो मेरे ख्याल से मैच करना चाहिए 4th से। अब देखो, अगर तुम बात करोगे, बिल्कुल P मैच कर रहा है 5 से। देखो P मैच कर रहा है 5 से, इसमें इन दोनों में रह गए हम। Q 4 से दोनों में मैच कर रहा है। R हमें चेक करना है। R देखो, R मैच कर रहा है 1 से, R मैच कर रहा है इसमें 1 से। S के लिए बोल रहा है या तो 3 या फिर 2, तो 3 और 2 में से कौन सा? 3 है, तो ये वाला आंसर आपका। और सबवे में देखो Q तो आपको 4 से मैच करेगा, तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। EMI का सवाल है, बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। करंट लूप एंटर कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, आपको बताना है इंड्यूस करंट टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा। तो देखो, कुछ तो स्टैंडर्ड केसेस हैं, जैसे मुझे देख के समझ में आ रहा है, ये मुझे देख के समझ में आ रहा है, जब ये एंटर कर रहा होगा तो जो एरिया है जिसमें बेसिकली फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, तब इंड्यूस करंट आएगा। हाफ रोटेशन में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा, फिर दूसरे हाफ रोटेशन में फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा, तो पोलैरिटी चेंज होगी एक हाफ से दूसरे हाफ में, बाकी हमेशा करंट आता रहेगा। तो मैं यहां देख रहा हूं तो ये 0 वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो पक्का P जो है इन दोनों से मैच नहीं हो सकता। P किससे मैच करेगा? तुम देख के समझ गए होगे बेटा, P मैच करेगा इससे। एक हाफ में इंक्रीज, दूसरे हाफ में डिक्रीज, तो एक हाफ में पॉजिटिव ईएमएफ, दूसरे में नेगेटिव, पॉजिटिव करंट, दूसरे में नेगेटिव करंट। यहां देखो, इसमें क्या होगा? इसमें जब ये वाला पार्ट एंटर कर रहा होगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फिर यहां वाले पार्ट पे कोई भी चेंज नहीं होगा, फिर जब ये वाला पार्ट दोबारा एंटर कर रहा होगा फिर से फ्लक्स इंक्रीज करेगा, यानी कि पहले फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फिर 0 आएगा, फिर इंड्यूस करंट 0 आएगा, फिर दोबारा से फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फिर ऐसे ही निकलते होगा।
निकलते हुए पहले निकलेगा, फिर 0 होगा, फिर निकलेगा। तो देखो इस टाइप का ग्राफ कहां पे तुम्हें दिख ही गया होगा बेटा, सेकंड ऑप्शन तुम्हारा एग्जैक्टली इसी टाइप का ग्राफ है, ये वाले पार्ट की वजह से 0 आ रहा है, तो ये तुम्हारा मैच कर जाएगा क्यू से। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें क्या होगा, केवल इतने पार्ट में, यानी केवल 60 डिग्री के जब एंटर करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, पहले कुछ आएगा, फिर अगला 120 डिग्री 0, फिर ऐसे ही 60 डिग्री बाहर निकलेगा, फिर अगला 120 डिग्री 0। तो देखो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑब्वियसली तुम्हारा फर्स्ट से मैच कर रहा है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट से मैच कर रहा है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें तुम नोटिस करो टोटल एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो ये वाला पार्ट है ना, इतना ही एरिया हमेशा रहने वाला है। सोच के देखिए, जब ये वाला पार्ट इधर आएगा, जब ये एग्जिट करने वाला होगा, तो सोचिए ये वाला पार्ट फिर एंटर कर रहा हो, और जैसे जैसे एक पार्ट एग्जिट करेगा वैसे वैसे दूसरा पार्ट एंटर करेगा, इस तरीके से कि जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, यानी जो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और बेटा तुम जानते हो अगर एरिया और फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ और करंट 0 है। मैं जल्दी से तुम्हें बता देता हूं क्या क्या मैच होने चाहिए। बेटा यहां पे क्या आंसर आना चाहिए, यहां पे मेरा आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। इसमें आंसर क्या आना चाहिए, इसमें मेरा आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, देन 0, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये। इसमें मेरा आंसर कैसा आना चाहिए, इसमें मेरा आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, देन 0, देन ये, देन 0। इसमें मेरा आंसर कैसा आना चाहिए, हमेशा 0। तो कौन किससे मैच कर रहा है तुमको दिख रहा है, P मैच कर रहा है बेटा 3 से, ठीक है, P मैच कर रहा है 3 से। Q मैच कर रहा है आपका 2 से। R मैच कर रहा है 1 से, और S मैच कर रहा है आपका 4 से। ये आपके आंसर्स होने चाहिए। मेरे ख्याल से शायद आगे ऑप्शन भी दिया, हाँ ऑप्शन भी दिया। तो P3 Q2 ये वाले मुझे चूज करने हैं, P3 Q2 R1 S4। तो यहां देख रहा हूं मैं, तो ऑप्शन सी आपका आंसर करेक्ट। बच्चों आ जाओ मैच द कॉलम में, क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमें इसमें क्या यूज करना है, हम जानते हैं अगर एक एक्सिस से एक रॉड का एंड पॉइंट जुड़ा हुआ है और एक्सिस से यदि उसका एंगल है थीटा, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट होता है 1/3 ml² sin² थीटा, ये होता है। इसको यूज कर रहे हैं, हमें अलग अलग सिस्टम दे रखे हैं, बता रहे हैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। जरा देखना, इसमें देखो बेटा 2 रॉड है, दोनों का 45 डिग्री है, तो P का कितना आने वाला होगा, देखना P का आने वाला होगा 2 × ml²/3 sin² 45। और देखो ये करके कैलकुलेशन तुम्हें ml²/3 मिल जाएगा। Q में देखना जरा, Q में क्या होगा, Q बेटा 2 रॉड से ये वाली ये दोनों 60-60 पे। उसके अलावा देखो एक्सिस ये है, ये वाली रॉड देख इस एक्सिस के पैरेलल है। मैं क्या बोल रहा हूं ना कि इनका तो तुम वो लगा दोगे ml²/3 sin² 60। ये वाली जो रॉड है नोटिस करो इसके हर पॉइंट की डिस्टेंस एक्सिस से सेम है, तो जो थर्ड रॉड है उसके लिए सीधा हो जाएगा ml², सॉरी। और एक चीज, ये क्योंकि L 60 डिग्री है, तो ये जो दूरी है, ये दूरी देखना L√3/2 है। इसका मतलब बेटा Q में क्या आंसर आना चाहिए, दो जो आपकी साइड वाले रॉड्स हैं उनके लिए आएगा 2 ml²/3 sin² 60, sin² 60 होता है 3/4, प्लस ये जो AB रॉड है उसके लिए कितना आएगा ml², ऐड कर दे, नहीं ml² नहीं, कितनी डिस्टेंस बोली थी मैंने, L√3/2, तो m × L√3/2 का होल स्क्वायर। जरा देखना ऐड करके कितना बच रहा है बेटा, 3/4, 2/4, 5/4 बच गया। मेरे ख्याल से ऑलरेडी हमारे आंसर्स आ चुके होंगे, क्योंकि हमें तो बस एलिमिनेट ही करना है। तो मुझे दिख रहा है P मैच कर रहा है 1/3 से, Q मैच कर रहा है 5/4 से, ये और कर देता हूं। R देखो बहुत आसान है, अब इसमें 45 डिग्री वाली 4 रॉड है, तो क्लियर दिख रहा है मुझे 45 डिग्री वाली 2 रॉड हमने निकाले थे ना 1/3 ml², तो अब इससे उसका डबल हो जाएगा, यानी यहां पे आंसर आएगा 2/3 ml², 2/3 ml², जो कि मैच कर रहा है इससे। और लास्ट वाला देख लीजिएगा, ये दोनों 30 डिग्री पे हैं, तो 30 डिग्री पे है, इसका मतलब क्या करें, 2 ml²/3 sin² 30, बेटा sin² 30 होता है 1/4, सो आ जाएगा जी आपका 1/6 ml²। अब देख ले कौन कौन से ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं, शायद ऑप्शन दिए होंगे इन्होंने, हाँ ऑप्शन दिए। तो देखिए किस किस से मैच कर रहा है हमारा मैच कर रहा है जी, P मैच कर रहा है 1/3 ml² से 5 से, Q मैच कर रहा है हमारा 5/4 से यानी कि फर्स्ट से,
आर मैच करा हमारा 2/3 से यानी कि 4 से, और एस मैच करा हमारा 1/6 ml² से, 1/6 मतलब 2 से। P5 Q1 R4 और S2 ऑप्शन देखो, P5 Q1 हाँ R4 और S2, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन ये आपका मैच कर जाएगा, ये आंसर होना चाहिए।